गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। सिट डाउन, सिट डाउन। आज हम लोग देखिए, हम लोग जानते हैं इज़ और आर का इस्तेमाल। आज हम और अंदर से जानेंगे कि एक्चुअल में कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये बताइए, एक सिंपल मैं सेंटेंस आपके सामने रख रहा हूँ कि राम जा रहा है, क्या होगा? राम इज़ गोइंग। ठीक है, इज़ लगा। अच्छा ये बताइए, राम एक बच्चा है कि ज़्यादा बच्चा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक वचन हो, जो सिंगुलर हो, या जिसे हम कहते हैं एक वचन संज्ञा। ठीक है, एक वचन हो तो उसके लिए हमें क्या करना है? इस्तेमाल इज का। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, लड़के जा रहे हैं, क्या होगा? बॉयज आर गोइंग। आर क्यों लगा? क्योंकि वो ढेर सारे हैं। बॉयज मतलब एक बच्चा नहीं है, वो ज़्यादा बच्चे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या लगेगा? आर। तो इसका मतलब कोई चीज़ प्लूरल हो, प्लूरल यानी कि बहुवचन हो। ठीक है, बहुवचन हो। बहुवचन किसको कहते हैं? एक से ज़्यादा जो चीज़ें हैं, 2, 3, 4 हो गए, वो बहुवचन में आएंगे। उसके लिए क्या लगेगा? आर। जैसे मैं बोलूँ, दो भाई हैं, जैसे राम एंड श्याम इज गोइंग कि आर गोइंग? आर गोइंग, क्योंकि वो दो हो गए। वो क्या हो गए? दो हो गए। तो इससे हमें समझ में आया, कुछ बेसिक चीज़ें हमने सीखी, इज और आर का कहाँ इस्तेमाल होता है। अगर यही हम इसको पास्ट में करें, पास्ट मतलब जो बीत चुका है। ठीक है, राम जा रहा था, तो राम वाज लग जाएगा। क्या लग जाएगा? वाज। और लड़के जा रहे थे तो बॉयज वेयर WERE वेयर लगता है। तो ये बेसिक जानकारी आपको हो गई। अगर हम वर्तमान की बात कर रहे हैं या प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इज और आर का इस्तेमाल होता है। और वैसे ही अगर पास्ट की बात कर रहे हैं, पुरानी बातें कर रहे हैं, तो किसका इस्तेमाल होगा? वाज और वेयर का होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ सेंटेंस आपके सामने हैं। हमें यहाँ पर बेसिक्स कुछ मैं पॉइंट्स बताऊंगा और इसको पढ़ने जा रहा हूँ। इसके बाद पॉइंट्स बताएंगे कि जैसे मैं कहूँ एवरीवन हियर, एवरी मतलब कि सभी बच्चे यहाँ आ जाओ, सभी लोग यहाँ आ जाओ। तो एवरीवन बोलने से क्या दिमाग में आ रहा है? एक लोग का आ रहा है कि ज़्यादा लोग का आ रहा है? हाँ, तो देखिए इसीलिए क्या करना है, कुछ चीज़ें हमें अलग है जो कि इज़ और आर का इस्तेमाल या वाज वेयर का इस्तेमाल होता है। एवरीवन से बोध हुआ कि भाई सभी लोग आ जाओ, सभी लोग आ जाओ। ठीक है, तो सभी लोग आ जाओ, तो भाई लग रहा है बहुवचन, प्लूरल। लेकिन आपको बताना चाहूँगा बच्चों, यहाँ पर आर का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, कुछ मैं नियम अभी लिखने जा रहा हूँ, उसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे वाक्य के साथ। ठीक है बच्चों, आपके सामने देखिए कुछ मैंने शब्द लिखे हैं, वन, थिंग और बड़ी। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ क्या लिखा है? एवरी वन। ठीक है, मैंने यहाँ पर जानबूझ के कुछ शब्दों को अलग किया है। देखिए एवरी का इस्तेमाल कई शब्दों के साथ मिलाकर होता है। एवरी वन, एवरी थिंग। एवरी वन मतलब कि सभी लोग, एवरीथिंग मतलब सभी सामान, कोई रखा है, सभी सामान बोलेंगे ना भाई, सभी सामान ले आओ वहाँ के। ठीक है, एवरी बडी। ठीक है, और फिर यहाँ पे वैसे ही समवन, समथिंग, समबडी, नो वन, नथिंग, नोबडी, फिर एनीवन, एनीथिंग, एनीबडी। ठीक है, इन सबको हम आपस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने देखिए बोला भी और सबको मैंने आपके सामने इनको मिला भी दिया। इसका मतलब इन शब्दों का इस्तेमाल साथ में मिलाकर होता है। जब भी ये शब्द आपके सामने आए, ये बेशक आपको मैं बताया था कि ये प्लूरल करवा रहे हैं, यानी कि बहुवचन का बोध हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ क्या इस्तेमाल करना है? एक वचन के रूप में इज का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ जब भी हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे आप? इज का। ये क्लियर हो गया? ये नोट डाउन कर लिया आपने? अब बताइए यहाँ पर एवरीवन इज हियर या आर हियर, क्या होगा? इज होगा। क्यों होगा? अभी जस्ट मैंने बताया ये सब क्या है? एक वचन का बोध करा रहा है। ठीक है, और दूसरा देखिए सम आ गया। सम है ना यहाँ पर? सम ऑफ द टेबल इज हैवी कि आर हैवी? इज हैवी। ठीक है, अभी जस्ट हमने देखा कि जब भी ये वाले शब्द आए, किसका इस्तेमाल करना है? इज का। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब देखिए थर्ड सेंटेंस में आपके एग्जाम्पल है, दीज फ्लावर्स डैट लवली। दीज का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, इसके पहले मैं एक, आप लोग ऐसे जानते हो लेकिन बेसिक चीज़ और बच्चों के लिए बता दूं, दिस और डैट का इस्तेमाल। जैसे यह किताब है मेरे पास है, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ हिंदी में, आपको इंग्लिश बतानी है, यह एक किताब है, क्या होगा? दिस का इस्तेमाल क्यों हुआ यहाँ पर?
क्योंकि ये मेरे पास है। हाँ, सिंगुलर भी है। इज, वहाँ पे इज आया है, क्या आया है? इज आया। अभी हम लोग दिस और डैट का सीख रहे हैं, इज और आर पे ना ध्यान रखिए, दिस और डैट का सीखिए अभी, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि ये किताब मान लीजिए दूर है, मुझसे दूर है, तो मैं बोलूँगा कि वह एक किताब है। भाई दूर है तो बोलेंगे वह एक किताब है, इसका इंग्लिश क्या होगा? दैट इज़ अ बुक। तो इसका मतलब ये हुआ, कोई चीज़ अगर पास है, कोई चीज़ पास है या नियर है, कोई चीज़ पास है या नियर है, उसके लिए दिस का इस्तेमाल। कोई चीज़ दूर है, दूर के लिए इंग्लिश में ये वर्ड यूज़ करते हैं फार। क्या यूज करते हैं? फार। कोई चीज़ फार है, कोई दूर है, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? डैट का। क्लियर हुआ? अब ये देखिए इसमें क्या है, ये सभी सिंगुलर के लिए है। किसके लिए है? अगर कोई चीज़ एक वचन है, मैंने देखिए यहाँ पर केवल किताब की बात की ना, ढेर सारी किताबें या बुक्स की तो मैंने बात की नहीं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ ये हो गया सिंगुलर, इसके साथ हमने क्या लगाया? दिस इज अ बुक, दैट इज अ बुक। इसके साथ किसका इस्तेमाल हुआ? इज का। तो ये इज क्लियर हुआ। यहाँ पे इज किसके साथ लग रहा है? दिस और डैट के साथ। दिस कब यूज करना है? जब कोई चीज़ हमारे पास हो, और डैट कब इस्तेमाल करना है? जब कोई चीज़ दूर हो। अब मैं देखिए वाक्य बदल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये किताबें हैं। मान लीजिए कोई ढेर सारी किताबें हैं मेरे पास, बोल रहा हूँ ये किताबें हैं, यहीं टेबल पे रखा हुआ, ये किताबें हैं। इसका इंग्लिश क्या होगा? दीज आर बुक्स। अगर कोई चीज़ पास है, कोई चीज़ पास है और एक से ज़्यादा संख्या में है, एक से ज़्यादा संख्या में है, किसका इस्तेमाल किए? दीज का। अब देखिए यही किताबें मैंने क्या की? दूर रख दी वहाँ टेबल पे। अब मैं बोलूँगा क्या? वे किताबें हैं, यही ना बोलूँगा? वे किताबें हैं। तो वे के लिए क्या हो जाएगा? वे किताबें हैं, दोज आर बुक्स। तो ये देखिए आपने यहाँ छाट लिया, इस तरह से इसको भी छाट लीजिए। दीज का इस्तेमाल प्लूरल में, बहुवचन में करेंगे जो चीज़ पास हो, और दोज का इस्तेमाल बहुवचन प्लूरल में करेंगे जब कोई चीज़ दूर हो लेकिन ज़्यादा संख्या में हो, ज़्यादा संख्या में हो। अब देखिए आपने वाक्य बनाया दीज आर बुक्स, आपने इसके साथ आर का इस्तेमाल किया, दोज आर बुक्स। इसका मतलब ये आर का इस्तेमाल कब हो रहा है? जब कोई चीज़ प्लूरल हो, जब कोई चीज़ प्लूरल हो या बहुवचन हो, किसका इस्तेमाल होगा? आर का। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम अच्छा इसको बताइए, दीज फ्लावर्स इज लवली कि आर लवली? वही देखिए रूल हमने जस्ट पढ़ा, दीज है प्लूरल है तो किसका इस्तेमाल होगा? आर का। तो धीरे धीरे देखिए हम सब फिलिंग द ब्लैंक्स भरते चले जाएंगे और उसको जानते चले जाएंगे। अब देखिए एक और ये आ गया चौथा वाला, देखिए एनी डैश एनीबडी होम, ठीक है, किसका इस्तेमाल होगा? इज या आर का? इज का। क्लियर है? तो आई कैपिटल हो जाएगा यहाँ पर। इज एनीबडी होम, क्या कोई घर पर है? अब देखिए फोर्थ है ऑल द फोन्स डैश बिजी। अब ये देखिए गिनने वाली संख्या आ गई, एक तरह से गिनने वाली। तो इसके लिए एक अलग नियम है, उसको हम लोग सीखने अभी जा रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। बच्चों हम लोग देखिए डेली, जैसे मैं आपको एक मुट्ठी में नमक भर के दूं या बालू भर के दूं, मैं पूछूं कि इसमें कितने कण हैं, तो क्या उसको गिनना इतना दे दूं तो एक एक छोटा छोटा जो बारीक होता है आप लोग गिन लेंगे उसको? मुश्किल है ना। तो जिसको गिना ना जा सके वो अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल जिसको काउंट ना कर सकें। अब मैं पूछूं कि काउंट हाउ मेनी चॉक्स आई एम हैविंग, कितने चॉक्स है मेरे पास? तो इसको आप गिन लिए ना, आप काउंट कर लिए ना। तो देखिए एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन में मैं बोल दूं कि आपके सर में कितने बाल हैं, गिन के बताओ। भाई गिन नहीं सकते ना, ठीक है, अनकाउंटेबल में आ गया। या कितने तारे हैं, तारे तो भाई बहुत हैं, ठीक है, उसको भी गिन नहीं सकते। लेकिन पूछे कि हमारे ब्रह्मांड में कितना सूरज है, तब बता देंगे कितने हैं, एक है। तो ये काउंटेबल में आ गया। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई चीज़ ऑल, मोस्ट, सम और नन, अगर वो होगी आपकी अनकाउंटेबल नाउन जिसे गिना ना जा सके, उसके लिए हम इज का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी जानकारी हो, कोई भी जानकारी को हम लोग अनकाउंटेबल मान के चलते हैं कि उस जानकारी को हम गिन नहीं सकते हैं। अब ये बताइए, आप लोग ब्लड टेस्ट, बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपकी जांच कराते हैं ना खून की, तो जो जांच आती है तो भाई 1, 2 जांच है, 5 जांच, 6 जांच यही ना होती है। तो जांच जो रिपोर्ट होती है उसको हम गिन सकते हैं कि नहीं? गिन सकते हैं, उसको गिन सकते हैं। तो जिसको गिन सकते हैं, जो काउंटेबल है, जो गिना जा सकता है, ऐसे मैंने अभी आपको चौक का एग्जाम्पल दिया ना कि कितनी चौक है मेरे पास, जो चीज़ गिनी जा सके उसके लिए आर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ जैसे वाक्य है ऑल द फोन लाइन्स, मतलब सभी फ़ोन लाइन है। भाई
जानकारी हमें है कि ये गिनी जा सकती हैं, इसके लिए क्या करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। अब आइए कुछ और मैं वाक्य मिटा के लिखने जा रहा हूँ, फिर हम इसका इस्तेमाल देखते हैं। बच्चों अब आपके सामने देखिए वाक्य है, नन ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो भी कोई भी जानकारी इसमें से सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन यानी कि अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, इज का। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। अब यहाँ देखिए मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स फॉल्स, फॉल्स मतलब गलत है, जो रिपोर्ट्स है अधिकतर इसमें से रिपोर्ट्स जो है फॉल्स है, गलत है। तो यहाँ रिपोर्ट्स आ गया, रिपोर्ट्स वो काउंटेबल है, जिसे गिना जा सकता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे, ARE। अब देखिए साइंस डैश एंड इजी सब्जेक्ट, जब भी कोई विषय की बात हो, मैथ्स हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी सब्जेक्ट हो गया है ना, तो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं उन्हें गिना नहीं जा सकता है, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, एज का, एज का। अनकाउंटेबल मतलब एज का, ठीक है। साइंस इज एन इजी सब्जेक्ट, विज्ञान एक आसान विषय है। अगर मैं कहूँ हिंदी इज एन इजी सब्जेक्ट, तो हिंदी भी क्या है, एक आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो भी विषय की बात हो, कोई भी सब्जेक्ट, यहाँ साइंस की जगह हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स कुछ भी आप डाल सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद है एवरीथिंग, अभी हमने जस्ट देखा था कि एवरीथिंग आता है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, इज का, एवरीथिंग इज रेडी। दिस डिश, दिस डिश मतलब यह खाना जो है बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही स्वादिष्ट है, तो यहाँ पर दिस आ गया, दिस के लिए अभी जस्ट हमने देखा ना, दिस के लिए किसका इस्तेमाल करना है, इज का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस डिश इज डिलीशियस, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैं कुछ होमवर्क देने जा रहा हूँ, आप इसको घर से कल करके लाइएगा, ओके।